हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण जो सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। यानी आज की क्लास में हम लोगों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है और ये जो भी प्रश्न होंगे वो आपके जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया हुआ है इस परीक्षा के नोटिफिकेशन में उसी से रिलेटेड है। और एक चीज़ और आप लोग को बतानी है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर आपकी जो वीडियो आती है यूट्यूब पर वो अंग्रेजी में सुनाई देती है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका है, जब आप अपने वीडियो कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो यूट्यूब में जब वो वीडियो प्ले होती रहे तब आप देखेंगे इस तरफ कोने में जो सेटिंग्स रहती है तो सेटिंग्स में एक ऑप्शन आता है ऑडियो ट्रैक का। तो ऑडियो ट्रैक में जब आप टच करेंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आएगा कि इंग्लिश और हिंदी। तो अगर इंग्लिश आता रहेगा तो वहाँ पर इंग्लिश दिखेगा और हिंदी वाला खाली रहेगा, तो वहाँ आप हिंदी टच कर देंगे तो फिर वो आपका जो लैंग्वेज है, वो जो वीडियो की भाषा है वो हिंदी में दिखने लगेगी। ठीक है, तो देखिए कि आपके ये जो जीएस का प्रश्न है, ये देखिए मैंने इससे संबंधित 2 क्लासेस पहले करवा दी है। आज की ये क्लास तीसरी क्लास है, इसलिए प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले की 2 क्लासेस में मैंने जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए शामिल किए थे वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और वो आपके जीएस के सिलेबस के हर भाग से रिलेटेड थे। इतिहास से भी थे, राजनीति विज्ञान से भी थे, भूगोल से भी थे, कुछ प्रश्न साइंस विज्ञान से भी रिलेटेड थे, एक आध 2 प्रश्न पर्यावरण से रिलेटेड थे। तो इस तरीके से सभी भागों से प्रश्नों को शामिल करके आपका ये सेट तैयार किया जाता है। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये बहुत आसान प्रश्न है, तो देखिए आपको जीएस की जो परीक्षा होगी आपके परीक्षा में बहुत एडवांस लेवल की पीसीएस आईएएस लेवल की नहीं पूछी जाएगी, वो आपको सामान्य स्तर की ही पूछी जाएगी। जबकि आपका जो विषय का क्वेश्चन होगा वो देखिए अच्छे तरीके का होगा, यानी उसका जो लेवल होगा वो अच्छा खासा होगा, क्योंकि आप एक एलटी ग्रेड यानी गवर्नमेंट के जो हाई स्कूल होते हैं उसमें शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास अच्छी योग्यता होनी चाहिए, अपने विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो अपने विषय में आप विशेष योग्यता अर्जित करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी जो जीएस के प्रश्न हैं वो जिस तरीके से जिस स्तर के पूछे जाते हैं मैं अपने तरीके से आप लोगों को उसी तरीके से धीरे धीरे करके उस लेवल तक करवाऊंगा। शुरू शुरू में जो है कठिन प्रश्न कराने से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड जीएस का नहीं होता, यानी जो सोशल साइंस नहीं पढ़े रहते हैं अपने पिछले क्लासेस में, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसी की वजह से ये जो प्रश्न है शुरुआत में सामान्य स्तर के हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका लेवल जो है बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोगों को जो भी प्रश्न देखने हैं उनकी व्याख्या भी उसके साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस के ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के सेट को हल करना। देखिए, इसको हल करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बताना देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी जितने लोग भी हों, अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किए हों तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो देखिए इसका जो सर्वर है धीरे धीरे बहुत स्लो होता जा रहा है। क्यों स्लो होता जा रहा है? क्योंकि यूपीपीएससी की वेबसाइट पे इस समय 2 फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक जीआईसी प्रवक्ता की भी फॉर्म की वैकेंसी आई है, उस भी भरा जा रहा है, और आपका एलटी ग्रेड का तो पहले से भरा जा रहा है, जिसकी वजह से दिन में इसकी वेबसाइट काफ़ी स्लो चलती है। तो आप लोग जब डेट का इंतजार करते रहेंगे कि नहीं हमको लास्ट डेट के पास ही भरना है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म को भर दीजिए और पूरा ध्यान आप लगाइए अपने तैयारी पर, अपनी प्रैक्टिस पर, जिससे आपको इस आई हुई वैकेंसी में एक पद मिल जाए, क्योंकि आपको एक पद की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कड़ी मेहनत करिए और अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? यानी ये प्रश्न इतिहास से संबंधित है, आधुनिक भारत के इतिहास से है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब से की गई थी? तो देखिए यहाँ दिया है 1858 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ये 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो देखिए भारत में द्वैध शासन की शुरुआत तो बहुत पहले की गई थी, वारन हेस्टिंग के समय की गई थी, लेकिन द्वैध शासन को
जब किसी अधिनियम के द्वारा अपने देश में शुरू किया गया, लागू किया गया, तो कब किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा, जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ये अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम को देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी अधिनियम में भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी, यानी भारत में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसको दो स्तरों में बांट दिया गया। जो कार्य कुछ थे वो कुछ कार्य केंद्र के हाथ में दे दिए गए और कुछ कार्य जो है राज्य व्यवस्थापिकों के हाथ में दे दिया गया, सौंप दिया गया। तो जिसकी वजह से ये द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए राइट आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन, जिसको इंग्लिश में डायरकी भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत प्रांतीय स्तर पर की गई। ठीक है, प्रांतों में इसकी शुरुआत की गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? देखिए आजाद हिंद फौज का अगर कहा जाए तो इनसे पहले ही कर दिया गया था, कैप्टन सहगल के द्वारा और सोहन सिंह भाखना के द्वारा, लेकिन उसको पुनर्गठित करने का काम किसने किया था? आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने। तो यही पूछा जा रहा है कि इन्होंने कहाँ पर उसका गठन किया था। तो देखिए पहला है बर्लिन, दूसरा है रंगून, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है टोक्यो। तो देखिए इन्होंने इस फौज का जो पुनर्गठन या गठन देखिए कहाँ पर किया था? सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है कि नेताजी ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की पुनर्स्थापना की थी और वहां पर ही उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। देखिए यहाँ पुनर्स्थापना क्यों है? क्योंकि ये पहले से गठित की जा चुकी थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, ये गांधी जी से रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ किया गया था? जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा सबसे पहले किया गया था अपने देश में, तो किसके वजह से किया गया था, किस चीज के खिलाफ किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए बंगाल विभाजन, दूसरा दिया है नील की खेती, तीसरा दिया है खादी का प्रचार और चौथा दिया है अंग्रेजों के खिलाफ कर। तो देखिए सत्याग्रह जो आंदोलन ये बिहार में हुआ था, चंपारण में, और किस वजह से हुआ था? नील की खेती के विरोध की वजह से। वहां पर क्या नियम था कि तिनकठिया प्रथा के तहत किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी। तो इसी के लिए इनको कहा गया था, गांधी जी को बताया गया था कि यहाँ पर इस तरीके की गलत प्रथा का अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। और बिहार के ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के द्वारा इस बात की जानकारी गांधी जी को दी गई थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण में सत्याग्रह के लिए गांधी जी से किसने आग्रह किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, इन्होंने ही लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से क्या किया था? आग्रह किया था यहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या होगी कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की जबरन खेती के विरोध में किसानों की सहायता के लिए गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सब पूछ रहा है निम्न में से किस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है? तो देखिए ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको पूछा जाना चाहिए कि निम्न में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से कहा जाए। तो देखिए अगस्त आंदोलन कहिए या भारत छोड़ो आंदोलन कहिए, दोनों को एक ही है, यानी दोनों को 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसको कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए
ये आंसर सी है। ये अगस्त 1942 में, एक्चुअली देखिए 8 अगस्त को फाइनल किया गया था कि ये आंदोलन शुरू किया जाएगा, यानी इसको कांग्रेस के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। और 9 अगस्त की सुबह को ही शुरू करने से पहले सभी महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा, यानी ब्रिटिश की जो सेना थी, ब्रिटिश के जो पुलिस थे, उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ये जितने भी बड़े नेता थे जो आंदोलन करने जा रहे थे, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी को आगा खां पैलेस में बंद किया गया था, किसी को यरवदा जेल में बंद किया गया था, किसी को बिहार के हजारीबाग में, बांकीपुर में। तो इस तरीके से हर नेताओं को अलग अलग जगह बंद कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए प्राचीन इतिहास से नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय फेमस कब हुआ था। तो वो काल पूछ रहा है। पहला दिया है मौर्य काल, दूसरा दिया है शुंग काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा मुगल काल। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि कब मिली थी? गुप्त काल में। ठीक है, मौर्य काल, शुंग काल में नहीं, मुगल काल में नहीं, कब मिली थी? गुप्त काल में। और गुप्त काल में कब मिली थी? जब कुमार गुप्त का शासन था तब। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के दौरान, विशेषतः कुमार गुप्त प्रथम के समय में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना था। इस समय वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन देखिए काफी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं उन सब में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या दिया है? केरल, मेघालय, असम और सिक्किम। तो देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है अपने पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में होती है। और वहाँ पर दो स्थान हैं, एक है मौसिन राम और दूसरा है चेरापूंजी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मौसिन राम में होती है, फिर उसके बाद चेरा। दोनों एक ही राज्य में है लेकिन सबसे ज़्यादा मौसिन राम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर बी होगा। व्याख्या क्या है कि मेघालय का मौसिन राम और चेरापूंजी दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में गिने जाते हैं और ये भारत के सबसे ज्यादा वर्षा वाले जो है क्षेत्र हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, यानी पृथ्वी पर एक ऐसा समय होता है जब दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के होते हैं। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया है ग्रीष्म संक्रांति को, दूसरा दिया है शीत संक्रांति को, तीसरा दिया है विषुव को और चौथा दिया है ध्रुवीय दिन को। तो देखिए पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं वो विषुव की स्थिति में होते हैं। विषुव को देखिए इक्विनॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्थिति जब होती है तो उस समय दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आंसर सी है। और व्याख्या क्या है कि विषुव यानी इक्विनॉक्स के दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यह स्थिति वर्ष में 2 बार देखने को मिलती है। कब कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, यानी कावेरी नदी का जो पानी है उससे संबंधित विवाद चलता है दक्षिण भारत में। तो वही पूछ रहा है कि किन राज्यों से रिलेटेड है। तो यहाँ ऑप्शन दिया देखिए महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा। तो देखिए कावेरी नदी जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, लेकिन ये मुख्यतः कहाँ की नदी है? ये कर्नाटक से होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, फिर उसके बाद जो पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य है वहाँ से बहते हुए फिर जाकर गिर जाती है हिंद महासागर में। तो इनके बीच में देखिए जो विवाद है वो महाराष्ट्र गुजरात के बीच में नहीं है,
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में नहीं है, पंजाब हरियाणा के बीच में नहीं, बल्कि मुख्यतः किसके बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच है, लेकिन मुख्य रूप से विवाद किसके बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो अगर टोटल पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में देगा तो केरल, पुडुचेरी के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक भी देगा, तो यही राइट ऑप्शन आपका हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है गोबी, थार, सहारा, कालाहारी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी मरुस्थल हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह। जैसे देखिए गोबी का मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है, एशिया में है। थार का मरुस्थल अपने राजस्थान राज्य में है। सहारा का मरुस्थल जो है अफ्रीका में है, उत्तरी दिशा में। और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका में ही है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा सबसे बड़ा रेगिस्तान विश्व का, तो विश्व का देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि अफ्रीका स्थित सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में इन नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी। देखिए ऑप्शन दिया है यमुना, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है कि जैसे देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र में, बाकी ये यमुना तो छोटी है और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस लिए है कि देखिए गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2800 से ऊपर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर जो क्षेत्र है वो देखिए चीन होते हुए तब भारत में आती है, यानी इसका बहुत सारा क्षेत्र दूसरे देश में पड़ता है, अपने देश में इसका कुछ ही लंबाई दिख पड़ता है। तो इसके वजह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने देश में सबसे लंबी नदी नहीं होगी, जबकि कौन हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक आधार किस देश से लिया गया है। यानी पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो संरचना है उसका बेस, आधार किस देश से लिया गया। तो देखिए जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उसका पूरा बेस, संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो किस देश से लिया गया है, जिस देश ने हम लोगों को गुलाम बनाया होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो देखिए किससे होगा, ब्रिटेन से। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि भारत की संसदीय प्रणाली आधारित संविधान जो है ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रेरित है। यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा जैसे शासन चलाया जाता था, जैसे संविधान बनाया जाता था, तो हम लोगों ने उसी आधार पर अपना भी संविधान बनाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ देखिए दिया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो देखिए अपने देश में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति का पूछा है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संसद में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, यानी अपने देश के संविधान में राज्यसभा और लोकसभा इनकी सीटों की संख्या बता दी है कि मैक्सिमम सीट संख्या इतनी हो सकती है। देखिए वही पूछ रहा है भारत में संसद में राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। तो पहला दिया 238, दूसरा दिया 245, तीसरा 250, चौथा 252। तो देखिए राज्यसभा में जो इस समय सांसदों की संख्या है वो कितनी है, 245। और कहा गया है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 245 सदस्य है। ठीक, 5 सीटें खाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल, यानी भारत में जो संविधान इस समय लागू है 26 जनवरी 1950 से, तो इसमें देखिए जब संविधान शुरू में बना था तो इसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो वर्तमान में 12 है, तो इन्हीं 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची से रिलेटेड है। तो देखिए ऑप्शन दिया है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया। ठीक, देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों की सूची दी गई है जिन पर केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी जब अपने देश में 73वां संविधान संशोधन लाया गया तो उससे किसको संवैधानिक दर्जा मिला। यहाँ दिया है उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, पंचायत राज, लोकपाल। देखिए उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को तो पहले से संवैधानिक मान्यता मिली हुई थी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि 73वां संशोधन 1992 ईस्वी पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, यानी अपने देश में जो मेक इन इंडिया स्कीम लाई गई थी वो कब लाई गई थी। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है 2012, 2014, 2016, 2018। तो देखिए जब 2014 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई, जीत हुई और प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने अपने देश में इस योजना को शुरू किया था। तो ये योजना कब शुरू हुई थी, 2014 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। व्याख्या क्या है कि मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू है। जीएसटी देखिए अपने देश में कब आया है ये पूछा जा रहा है। जीएसटी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर, अंग्रेजी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016, 1 जनवरी 2018। देखिए जीएसटी जो है अपने देश में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि एक देश एक कर की अवधारणा पर जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जाए भारत की मौद्रिक नीति
किस संस्था के द्वारा संचालित की जाती है। यानी भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, पैसों की छपाई से रिलेटेड जो नीति होती है, टैक्स से रिलेटेड जो नीति होती है, या फिर जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो यहाँ दिया देखिए, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ देखिए वित्त मंत्रालय जो वित्त से संबंधित कार्य करता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की कितनी मुद्रा छपनी चाहिए, कितनी मुद्रा नहीं छपनी चाहिए, ये सब डिसीजन कौन लेता है? वित्त मंत्रालय नहीं, योजना आयोग नहीं, नीति आयोग नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया। यानी इसको पहले किसी दूसरी संस्था का काम था और इसको हटा के इसको लाया गया। तो वही पूछा रहा है किसके स्थान पर। तो पहला दिया योजना आयोग, दूसरा दिया है लोक सेवा आयोग, तीसरा दिया है वित्त आयोग, चौथा दिया है चुनाव आयोग। तो देखिए नीति आयोग जो है 2015 ईस्वी में लागू किया गया था, किसके स्थान पर? योजना, यानी इसका नाम बदल दिया गया था। और उसके बाद अपने देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चालू की जाती थी, अब उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या है कि नीति आयोग, नीति आयोग का देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप लोगों से नहीं पूछेगा। तो देखिए इसका क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एन का मतलब नेशनल, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग और आई का मतलब इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2014 में 15 अगस्त के समय ही घोषणा कर दी गई थी और 2015 में इसको लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा के निर्गमन का एकमात्र अधिकार किसके पास है? यानी भारतीय मुद्रा के निर्गमन का मतलब होता है छपाई का अधिकार। भारतीय मुद्रा को छापने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए यहाँ दिया गया वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरा कौन कंट्रोल करता है? भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंसर डी है। व्याख्या क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय मुद्रा यानी नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है, 1 रुपये को छोड़ करके जिसे भारत सरकार छापती है। यानी 1 रुपये का जो भी नोट छपता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है, और बाकी जितने भी हैं वो सब किसके द्वारा? आरबीआई के। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो देखिए आप लोग जानते होंगे, आप लोग के घर में मीटर वगैरह लगा होगा, तो जो मीटर का यूनिट आता है वो देखिए किस में आता है? एम्पियर में आता है। यानी कितना एम्पियर विद्युत धारा यूज की गई, कितने एम्पियर का आपका मीटर है, ये सब चीज़ मेंशन की गई रहती है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि विद्युत धारा की मात्रक इकाई एम्पियर है, जिसका प्रतीक ए होता है। ठीक है, यह धारिता को मापता है कि किसी बिंदु से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की रक्त शुद्ध करने वाली इकाई कौन सी है। यानी इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट है हमारे बॉडी की जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है। पहला ऑप्शन दिया देखिए यकृत, दूसरा दिया है फेफड़ा, तीसरा दिया है गुर्दा यानी किडनी, और चौथा दिया गया है पित्ताशय। ठीक है, तो देखिए ये यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम नहीं करती है। फेफड़ा देखिए क्या करता है? हमारे रक्त में ऑक्सीजन को मिक्स करता है, मिलाता है। ठीक है,
जबकि गुर्दा यानी किडनी जो है हमारे शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करती है। देखिए इसलिए देखिए बहुत से लोगों का जब किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है तो उनके शरीर में बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका रक्त अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या है कि किडनी यानी गुर्दा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने और उनको मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर करने का कार्य करती है। इसे शरीर का प्राकृतिक फिल्टर भी कहा जाता है। यानी पूरे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको फिल्टर कर देती है और वो फिर पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यानी प्रकाश वर्ष किस चीज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ देखिए ऑप्शन समय, दूसरा दिया है दूरी, तीसरा दिया है वेग, चौथा दिया है द्रव्यमान। तो देखिए जो प्रकाश वर्ष है वो तारों की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी किसी तारे की दूरी कितनी है वो कैसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। ठीक है, यानी ये यूनिट इसका यानी किलोमीटर मीटर में नहीं बल्कि प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि प्रकाश वर्ष उस दूरी को दर्शाता है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। यह खगोलीय माप के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? यानी डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है। ये देखिए जीव विज्ञान से संबंधित है। इसमें दिया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, डाइनाइट्रो एसिड और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो डबल न्यूक्लिक एसिड नहीं है बल्कि क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा? ए। व्याख्या क्या है कि डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाला अणु है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। हर जीव की कोशिका में पाया जाता है और सबकी जो आनुवांशिक जानकारी होती है उसको ये क्या करता है? संग्रहित करके रखता है। जब कभी कोई समस्या होती है तो देखिए बहुत से लोगों का डीएनए जांच किया जाता है और उससे पता चल जाता है कि ये आनुवांशिक रूप से किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, एक कृषि से रिलेटेड है। भारत में कृषि को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ठीक है, यानी भारत में जो कृषि की जाती है वहां पर किस तरीके की जलवायु की आवश्यकता होती है? पहला दिया देखिए ठंडी और सूखी, दूसरा दिया है गर्म और आर्द्र, तीसरा दिया है गर्म और सूखी और चौथा दिया है शीतोष्ण। तो देखिए भारत में जो कृषि की जाती है उसको जो जलवायु आवश्यक होती है गर्म और आर्द्र जलवायु। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या है कि भारत में मुख्यतः मानसून आधारित कृषि होती है जिसमें गर्म और आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है, विशेषकर धान जैसी फसलों के लिए। यानी धान जैसी फसलों को उगाने के लिए जो है ये मौसम बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कृषि से रिलेटेड है। यहाँ पूछा जा रहा है रबी फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? तो रबी की फसल जो है यहाँ दिया ऑप्शन वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देखिए रबी की जो फसलें होती हैं धान तो उसकी फसल है, खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल में जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ ये सब कब बोया जाता है? शीत ऋतु में। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन क्या है? सी है। व्याख्या क्या है कि रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। रबी की फसलों में देखिए गेहूं, चना, मटर, जौ इत्यादि आती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए पूछा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? यानी भारत में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो शुरू किया गया था उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। तो यहाँ पहला देखिए ऑप्शन दिया गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना,
जैविक खेती को बढ़ावा देना, अनाज उत्पादन में वृद्धि करना, और चौथा दिया है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। तो देखिए ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो अपने देश में लाया गया है, अनाज के उत्पादन में वृद्धि करके भारत के हर व्यक्ति के पास अनाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अनाज की वजह से भूखा न रहे। यानी इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है कि अनाज उत्पादन में वृद्धि करना। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। इसका व्याख्या देखिए, NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2007-8 में की गई थी, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं, दाल आदि के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे अपने देश में किसी भी व्यक्ति को अनाज की कमी ना हो। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अब आपका मैथ से यानी अर्थमेटिक से शुरू हो गया। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि 20, 24, 28, 32 श्रेणी का 10वां पद क्या है। यानी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इस तरीके से कोई सीरीज लिखी गई है, तो यहाँ पर देखिए 4 संख्या दिया गया है। अब कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा। 4 पद दिए हैं, तो इसको देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है 56, 60, 64, 68। तो इसको निकालने का देखिए फार्मूला होता है कि nth पद, यानी जो पद निकालने के लिए कह रहा है उसका फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ देखिए a जो होता है पहला पद होता है, n जो है ये nth टर्म होता है और इसमें एक घटा दिया जाता है, और d होता है दो पदों के बीच में डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर पहला पद जो है 20 है, ठीक है, और यहाँ दो पदों के बीच में डिफरेंस यानी a बराबर क्या है, यहाँ 20 है, d बराबर क्या है, दो के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। तो ठीक है, तो उसी तरीके से अब यहाँ देखिए nth पद मतलब 10वां पद जो है क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे। a की जगह 20 प्लस n की जगह 10 -1 इंटू डी की जगह 4। तो इस तरीके से अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 20 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 9, और 9 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 20 प्लस 36 कितना होगा 56 यानी 56। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपका जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ए। ठीक, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु 800 में खरीदी जाए और 25% की हानि हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा। ये भी देखिए किससे संबंधित है, प्रतिशत से संबंधित, लाभ हानि से संबंधित है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई सामान है 800 रुपये में खरीदा गया और उस पर 25% का घाटा हो गया, तो उसको उसका बिक्री मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया 600, 625, 700, 750। तो देखिए पहले यहाँ क्या दिया है, 800 रुपये में खरीदी जाए और 25% की हानि हो तो उसको कितने में बेचा जाएगा। तो देखिए 800 का 25% निकाल लेंगे, 800 का 25% क्या होगा, तो 800 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक है, तो अब इस 800 में से 200 घटा देंगे तो कितना आएगा 600, यानी ये वस्तु कितने में बेची गई 600 में। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए यहाँ ऐसे कैलकुलेट किया गया है जैसे मैंने बताया आप लोग को उसी तरीके। अब देखिए आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न यानी 30वां प्रश्न, ये देखिए ये भी क्या है, मैथ से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। वही एक वर्ग जो होता है उसकी देखिए चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा आयत की, तो देखिए आयत की जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान होगा। क्यों, क्योंकि एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ दिया है देखिए लंबाई 12 और चौड़ाई 8, तो यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या करेंगे लंबाई और चौड़ाई से गुणा कर देंगे। तो यानी 12 और 8 का गुणा करेंगे तो 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा
1296। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 96 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हल किया गया है, आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 12×96, 12×96। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज आप लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और ये प्रश्न जीएस के हर सेक्शन से रिलेटेड थे और इसे ही चीज आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस व्याख्या के साथ अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए अभी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ बेहतर प्रश्नों के साथ, उनकी अच्छे तरीके से सरल तरीके से व्याख्या के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।